हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कौमी असेंबली पहुंचने पर ऑपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। शदीद नारेबाजी। वजीर कानून ने अदलिया को एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात से दूर रहने का मशवरा दे दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से इनकी बहनों की अडियाला में अहम मुलाकात भी हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर फड्डा। जजेस आमने सामने। मंसूर अली शाह समेत 3 जजेस का चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को खत। केस मुकर्रर ना करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार फारिग। सुप्रीम कोर्ट इख्तलाफात की मुकम्मल कहानी बयान करेंगे हम आज के अपने शो में। और ट्रंप इन एक्शन। पहले दिन जो बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफी दे दी। अमरीका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस माहौलियाती मुआहदे से निकल गया। अमरीका में बसने वाले लाखों भारतीयों की नींदें क्यों उड़ गईं? इसके अलावा सेनेट काबीना कमेटी इजलास में पुराने सिलेबस पर ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट करने का इंकशाफ। एफपीएससी अफसरान फंस गए। एलपीजी की गैर कानूनी स्टोरेज में 11 अफराद जा बहक। कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्की सियासत पर, जिसमें मुज़ाकरात जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। क्लासरा साहब, एक बार फिर एक नई डेट जो है वो आ गई है और 28 जनवरी को कह रहे हैं कि जो चौथी नशिस्त होगी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वो रखी जाएगी। 2 मुतालबात हम जानते हैं जो उन्होंने रिटन दे दिए हैं। उस पर फिलहाल हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमने अभी तक कोई डिसीजन जुडिशल कमीशन पे जो है वो नहीं लिया है। कोई मामलात अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा। और एक सब कमेटी भी शायद बना दी है। मेरा तो एक 2 हफ्ते पुराने का एक स्टांस है, मैं तो उसी पे कायम हूँ कि जनाब कि ये पहले दिन से दोनों साइड्स इस पे सीरियस नहीं थी। ना इमरान खान साहब सीरियस थे और ना हुकूमत सीरियस थी। इन दोनों का अगेन वही वाली बात, दोनों का मसला ही नहीं था। मसाइल जो थे आखिर उन्होंने पेशावर में ढूंढने की कोशिश की कि फ़ौज के साथ इशू था। खान साहब तो इस मामले में बड़े क्लियर हैं। अगर कोई ज़िंदगी में कोई खान साहब किसी इशू पे क्लियर है, क्लैरिटी है ना उनके जहन में, वो यही है कि मुझे इक़्तिदार में या किसी को भी इक़्तिदार में कोई ला सकती है और निकाल सकती है ना, तो वो एस्टेब्लिशमेंट है और उसी से ही बात होगी। इस चीज़ पे बड़े खान साहब वो क्लियर हैं। बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बात वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो रास्ता है ना, ये वज़ीर आज़म हाउस का, ये रावलपिंडी के वो गेट नंबर 4 से होकर जाता है। शेख रशीद साहब जो बेचारे बेरोजगार हैं आजकल, उनको हटा दिया गया वहाँ से। तो वो गेट नंबर 4 की चौकीदारी का मसला है कि चौकीदारी कौन करेगा, कौन खड़ा होगा। तो इस दफ़ा चौकीदार बदल गए हैं, तो लिहाजा खान साहब जो हैं वो भी नाराज़ हैं। ये वाले थे जब इनको हटाया गया तो खान साहब को लाया गया था, तो ये भी नाराज़ थे, ये भी उस वक्त बम्बार्डमेंट करते थे। सो सारी लड़ाई जो है ना गेट नंबर 4 की चौकीदारी क्यों है कि किसको वहाँ खड़ा किया जाएगा कि ये रजिस्टर रख लें और आते जाते बंदे जो है ना उनको ज़रा चेक करके शनाख्ती कार्ड देख दिखा के ना फिर आपने अंदर उनको भेजना। सो मसला सारी लड़ाई जो है ना वो चौकीदारी वाला मसला है। और फिर उसी के उस पर वो होते ना गाँव में होते हैं जिसकी चौधरी से कोई थोड़ी यारी दोस्ती लग जाए ना, वो फिर पूरे गाँव को वो आगे लगा लेता है। तो ये फिर वहाँ पर अपनी दोस्तियाँ यारियाँ लगा के अपने साथ मिला मलूक है, तो जिसका दौर लगता है वो फिर उसके बाद आके हमारा वज़ीर आज़म बन जाता है। सो एक तो चीज़ ये उन्हें पता है सही। और दूसरी बात ये है कि जब मुज़ाकरात के लिए कोई थोड़ी सी फ़ज़ा बनाई जाती है, वो फ़ज़ा दोनों साइड से उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। ये पहले दिन से लग रहा था। अभी भी जो उन्होंने डेट रखी है, खान साहब ने 31 जनवरी रखी हुई कि 31 जनवरी को अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर हम बातचीत नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इन्होंने अनाउंस ना किया इसको, ये जो है आपका जुडिशल कमीशन, तो हम जाएंगे नहीं। मैं सुन रहा था उनको बैरिस्टर गौहर साहब को, उन्होंने कहा हम तो फिर जाएंगे नहीं, तो फिर मुज़ाकरात जो मैं बात कह रहा था वो पहले दिन से ख़त्म थे। नॉन स्टार्टर था, नॉट बिकॉज कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, एक कॉमन सेंस की बात है कि दोनों साइड जिस तरीके से नॉन सीरियस एटीट्यूड का मुजाहरा किया जा रहा था, हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था और ख़ान साहब की तरफ से बयानात दिए जा रहे थे और मतलब महाभारत लड़ी जा रही थी, तो उसके बाद क्या होना था? ये कुछ अभी भी दोनों साइड जो है एक दूसरे को और वो हुकूमत तो खुश नाराज होकर ताने भी दे चुकी है कि अगर आपने दोनों दरवाजों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप कर लें जहां से आप कर रहे हैं। वो पेशावर मीटिंग के बाद बात तो ठीक किया उन्होंने भाई, या तो हमसे मुज़ाकरात कर लें या उनसे मुज़ाकरात कर लें, उनसे बातचीत कर लें। सो ये तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। आप इनको वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि इनको तो वो बस सीरियस नहीं ले रहे। खान साहब तो इनको सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल जिंदगी में अगर किसी एक चीज़ पे खान साहब क्लियर है, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। एक ही चीज़ है जिस पे क्लियर है, वो यही है कि जनाब के ये जो रास्ता आना है ना ये इक़्तिदार से, तो हमने वहीं से बातचीत करनी है। सियासतदानों से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। वही हमें ला सकते हैं, वही हमें गिरा सकते हैं। आप वोट ले लें, आप ये पॉपुलर हो जाएं, सीटें ले लें, फिर भी आपको उनकी हिमायत और सपोर्ट जो है ना वो चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई, दोनों साइड्स को पता है, मज़े की बात है।
अच्छा मतलब कोई ना कोई काम तो करना, 9 to 5 तो कोई नौकरी नहीं है ना इनकी। मतलब इमरान खान साहब क्या नौकरी करते थे, जरदारी साहब क्या करते थे सदर बनने से पहले, या आज का नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, या शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मैं लंबी लिस्ट है, ये कौन सी नौकरी करते हैं, मतलब इनका प्रोफेशन क्या है, कोई मतलब कहाँ से पैसे आते हैं, घर कैसे चलते हैं, किचन, बच्चों की फीसें, बिजली बिल, बला बला, गाड़ी का पेट्रोल और सब मतलब मसला, ये कहाँ से आते हैं? ये कोई नौकरी करते हैं 9 to 5 करते हैं? इनका शुगल है, इनका बिजनेस है, इनका प्रोफेशन है कि रोजाना की बुनियादों पे हमने आना है, मिलना है, गप्पे मारनी है, और टैक्स पेयर के पैसे में तनख्वाहें भी मिल रही हैं, माल भी मिल रहा है, मतलब जाते भी हैं। अभी आपके हाउस में कोरम नहीं पूरे हो रहे, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, ये आपके प्रिविलेजेस भी लेते हैं, फिर उसके बाद इनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, गाड़ियां भी ली हुई हैं, मजे भी कर रहे हैं। तो इनका तो शुगल है भाई, इनका बिजनेस जी है, इनका प्रोफेशन जी है, और कौम को भी पीछे लगा। यस, और रोजाना की बुनियाद पर फटे करना, लड़ाइयां करना, झगड़े करना। अगर ये मिल के बैठ जाए, कौमी हुकूमत बना लो तो इकट्ठे हो जाओ मुल्क के मफाद के लिए, वो भाई दे आर नॉट देयर फॉर दीज थिंग्स। ये मुल्क का मफाद, कौम का मफाद, ये आप लोगों के मसले हैं, ये आवाम के मसले हैं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिन्होंने 9 to 5 जॉब करने, बच्चों की तनख्वाह उन्होंने फीसें देनी, आप लोगों ने अपना बिजली, किचन और बहुत सारे मसले, ये आपके प्रॉब्लम है। इन्होंने आपको इसी तरीके से डिवाइड करके रखना है, लुटेरा हमारी मर्जी का होना चाहिए, जिसमें ये बटे हुए हैं। सो इन लोगों को सूट करता है। जब ये कहा जाता है क्या करते हैं, मतलब मैं पूछता हूँ ये क्या करते हैं, इनकम के लिए क्या है, मुझे बताया कोई बंदा, इनके क्या कारोबार? आज असेंबली में भी काफी शुगर लगा हुआ था, वैसे इसलिए लगा हुआ ना, मुफ्त के पैसे मिलते हैं ना इनको पैसा मिल रहा है, ये शुगर लगाने के पैसे लेते हैं, गालियां देने के एक दूसरे को पैसे लेते हैं, ये फड्डे करने के पैसे लेते हैं। मैं कोरम पूरा नहीं हो रहा, अंदाजा करें 342-40 बंदे हैं और आपके वहां पे आप 85 बंदा भी नहीं आता जो कोरम पूरा करे। ये तो आपकी अच्छा तनख्वाह पूरी लेनी है, उसमें कोई कटौती नहीं है, तनख्वाह महीने की पूरी लेंगे, चाहे मतलब कोरम में आए ना है। इन्होंने अपने अलाउंसेस पूरे लेने हैं। मैंने इससे पहले स्कैंडल किया था पिछले उसमें पार्लियामेंट में, इवन जेली हाजिरियां लगती हैं वहां पे। अच्छा। ये जो मतलब ये काम देख लें कि बाकी सेक्रेटेरिएट जो है उसके लिए बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगता है कि कब आए कब गए। इनके लिए रजिस्टर रखे हुए हैं। अभी अच्छा। कहे ना उनको आजाद सादिक साहब को कि रजिस्टर को हटा के आप जरा बायोमेट्रिक करा दें। ये 10 बंदे भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा क्यों, एक दूसरे की हाजिरियां लग रही होती हैं, जेल घर बैठे हुए हैं, इलाके में बैठे हुए हैं कि बैरून मुल्क है, कोई पाकिस्तान में है नहीं है, वो भाई साहब उसकी हाजिरी लग गई है कि हाउस में मौजूद है। क्यों कि 10,000 रुपया अलाउंस मिलेगा एक दिन का। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारे अच्छे ईमानदार लोग भी हैं। जब आपके MNAs हैं जो बहुत बड़े आपने इलेक्ट करके, आपकी नहीं पिछले असेंबलियों में ये कुछ होता रहा, ये नहीं कि आपके अब वाले बेचारे बुरे हैं तो पहले वाले अच्छे थे, जो 10,000 रुपए के लिए झूठी वो लगा देते हैं, एक दूसरे की लगाते हैं कि यार तू मेरी लाल है, वो हम नहीं करते। ये कॉलेज और स्कूल में हम कर यार मेरी हाजिरी यार दे दी ना, जरा कह दी ना यार कि हाजिर जनाब यस सर, और वो कहते थे। तो ये जो लोग 10-10 हज़ार रुपया नहीं छोड़ते और ये काम करते हैं, उसके बाद उनसे इंटेग्रिटी, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर मेनी ऑनरेबल सेनेटर्स भी हैं और ये पार्लियामेंटेरियंस भी, MNAs भी, लेकिन मोस्टली हमने यही तजर्बा देखा है। जो 5-10 हज़ार रुपए पे झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे झूठी हाजिरियाँ लगा लेते हैं, बायोमेट्रिक नहीं लगने देते, रजिस्टर रखे हुए हैं, वो इस मुल्क को चलाएंगे और पाकिस्तान को अजीम कौम बनाएंगे और अजीम से अजीम तर बनाएंगे। और कौम उनके पीछे सीधी हुई है कि ये हमें ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है ना, तो ये हमें वहां पर लेकर जाएंगे। वो भाई उनका कारोबार है ये, और बड़ा कोई नतीजा निकलेगा मुज़ाकरात का और कुछ जो है आपकी जेब से पैसे निकला। आप यहाँ पे सुबह से शाम नौकरी करते हैं, मेहनतें करते हैं, बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हैं, ये उस टैक्स से इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा मिलता है। इनको जेलों में जो बैठे हुए खाने मिलते हैं, इनको जनाब उसके बाद इनको सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, PIA के टिकट्स मिलते हैं, आप तो बिजनेस क्लास में मिलती हैं, बैरून मुल्क के दौरे मिलते हैं। इनको इतना कुछ मिलते हैं तो आपका ख्याल है ये इस मुल्क को यूनिटी करा देंगे ताकि फटे खत्म हो जाए। अजीब। चले जी क्लासेस साहब, एक और बड़ी अहम जो है वो चीज़ है जिस पे आपका व्यू चाहेंगे। एलामिया जारी किया है नैब ने, अभी हमने देखा बड़ी तलवार लटकी हुई थी खान साहब पे और बुशरा बीबी पे 190 मिलियन पाउंड केस की। वन ऑफ द मेन सस्पेक्ट जो हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो मलिक रियाज साहब, उनके खिलाफ जो है वो एलामिया जारी किया है नैब ने, और नैब ने मलिक रियाज को कब्जा ग्रुप कहा, फ्रॉड कहा, और कहा कि इसमें सरमायाकारी जो है वो जो लोग करेंगे उन पे भी फिर जो है वो सख्तियां आ सकती हैं। कैसे देख रहे हैं सलाम? मलिक साहब को दो तरीकों से देखा जा सकता है। मलिक रियाज साहब को एक तो ये है कि इन पे बड़ी खूबसूरत किताब लिखी जा सकती है, राइज एंड फॉल ऑफ मलिक रियाज, ये टैकून कह लें, प्रॉपर्टी टैकून लोग कहते हैं। आपसे उम्मीद करें? यस आई कैन डू दैट, इस पे लिखी जा सकती है, व्हाई नॉट। और मलिक रियाज साहब जो है बड़े अरसे से मुझसे उन्होंने वादा भी किया होता है कि तो मैं कहते मैं इंटरव्यू देने पे 10-12 साल से वादा अभी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। देखें कब वो इंटरव्यू देते हैं, जो उन्होंने नहीं देना साहब ज़ाहिर है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, अब मलिक साहब 2-3 तरीकों से हैं। एक तो ये था कि मैं अगर किसी को जेन्युइन समझता हूँ ना,
मतलब इससे पहले पॉलिटिकल गॉडफादर अगर कोई था वो मैं चौधरी शुजात साहब को समझता था। जब जनाब मुशर्रफ के दौर में PMLQ बनी थी तो मैंने उनका एक पावर, क्लाउड और उनके घर के बाहर गाड़ियाँ, लोगों का आना जाना, भीड़, उनके ड्राइंग रूम में जगह नहीं मिलती थी, वाकई नहीं मिलती थी। ख़वातीन, मर्द, जर्नलिस्ट, सिविलियन, मिलिट्री, कोई भी था। और चौधरी साहब बांट रहे थे हर एक में कि हाँ जी मुंडिया तेनू की चाहिए देते, हाँ जी कुड़ी तेनू की चाहिए दी। ये हमने देखे हुए सारी चीज़ें और चौधरी साहब ने बांटा है बिल्कुल उन्होंने, और हर एक को दिया। ही वॉज अ पोलिटिकल गॉडफादर रियल सेंस में, जिनको मैं देखता हूँ कि लोगों को द मैन हु वाज मेकिंग एंड ब्रेकिंग, उनके लोगों के फ्यूचर बना रहे थे। उनके बाद अगर आउटसाइड पॉलिटिक्स मैंने किसी को देखा है जिनको ये मतलब किंग मेकर कह लेते हैं, चलो गॉडफादर ज़रा सख्त हो जाएगा, किंग मेकर कह सकते हैं, जो पीछे बैठ के पूरी पॉलिटिक्स को, आपकी सिविल मिलिट्री, आपकी इलीट को, जर्नलिज्म को, मीडिया हाउसेस को, एंकर को, कॉलम निगारों को, मतलब है उसको ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े ओहदों को, नेम एनीथिंग, किसको क्या चाहिए। अच्छा वो उसमें मलिक रियाज साहब कह रहे थे, ये तो एक साइड थी कि ही वाज रनिंग द शो। मैं आपको 2-4 ऐसी बातें बताऊंगा जो लोग यकीन नहीं करेंगे कि मलिक साहब का कितना पावर और क्लाउड था एक दौर में। एंड दे वर पार्टनर्स, जो आज के उनके दोस्त नाराज हो रहे हैं, दे वर फ्रेंड्स। और ये जो मतलब बैरिया टाउन जो था, सबसे ज़्यादा अगर जॉब्स कोई दे रहे थे रिटायर्ड अफसरान को तो वो वही दे रहे थे। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया, मतलब इन्होंने जर्नलों को रिक्रूट किया, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, गो मतलब सारी चीज़ों पर। उसके बदले में साफ जान इनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, क्लाउड मिला हुआ था। मलिक साहब ही वाज मतलब एवरीथिंग, ही वाज द किंग। एक तो ये साइड थी। दूसरी साइड ये है कि मलिक साहब जो हैं या तो प्योर बिजनेसमैन रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन और भी हैं, नाम भी लिए जा सकते हैं, जो इन्हीं के साथ अटैच भी हैं। वो पॉलिटिशियन को भी वो फंडिंग करते हैं, डोनर्स हैं, पैसा खिलाते हैं, सबको देते हैं, बट वो पीछे बैक पे रहते, प्रोफेशनल अपना काम करते हैं। और जो मलिक साहब ने कहा था ना कि जनाब इस मुल्क में कोई काम नहीं होता, आपको पहिए लगाने पड़ते हैं, आपको सारी चीज़ें जो ना पैसा देना पड़ता है। हर बंदा मुंह खोल के बैठा है, मलिक साहब के सामने यूं करके बैठा हुआ है कि पैसे दो पैसे दो। मतलब मुझे बाज़ दफ़ा आता है कि इस मुल्क के जो सदर वज़ीर आज़म रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, वो भी मलिक साहब से मांग रहे हैं कि जनाब कि दे जा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करेगा। मतलब वही वाला हिसाब है जो चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब के फ्लाइट की कहानी आई कि उनसे उन्होंने 9 रुपए वाला उन्होंने 18 रुपए का बेचा उनको, जिसमें मलिक साहब जो है बड़े हाल्ट हैं कि मुझसे उन्होंने डबल ट्रिपल उन्होंने ले लिया, लेकिन करना पड़ा। अच्छा आजकल इमरान खान साहब को हमने देख लिया, ये तो होलियर देन पोप थे, नेक इंसान थे, उनका हमने देख लिया कि घड़ियाँ, तो उसके बाद जेवरात, तो हीरे की अंगूठियाँ, तो अलकादे ट्रस्ट, कैश, मेल, वो ज़मीनें, वो हमने सारी चीज़ें देख ली। अच्छा फिर इनके जलसे जुलूस के वो जो फंडिंग थी वो भी खान साहब इन्हीं से कराते थे। इंडिया गए थे इमरान खान साहब, जब मोदी साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो जहाज़ लेके वो मलिक रियाज ने दिया था। अच्छा। और मलिक रियाज के खिलाफ तकरीरें भी कर रहे थे इमरान खान साहब, याद रखिएगा। मतलब इनके बेचारे के इनके अनाज में ऐसी आग है, मलिक रियाज साहब के एक दोस्त हमारे कहते होते हैं कि ऐसी आग है, सबको खिलाते हैं लेकिन सब इनके खिलाफ तकरीरें करते हैं। जरा मजा देखिएगा, कहते हैं सबको खिलाते हैं लेकिन कोई इनके अनाज में कोई ऐसी आग है। अच्छा। ना शुक्री है कि जो भी खाता है तकरीर इनके खिलाफ भी तकरीरें भी कर रहे होते हैं। तो बहुत बातें की इनके खिलाफ भाई, ऐसे उन्होंने ऐसे चलो बाकियों को रियायत दें। उन्होंने जरदारी साहब को बहुत कुछ उन्होंने घर बना के दिया, वहाँ पे लाहौर में उन्होंने बिलावल हाउस पत्नी या जरदारी हाउस बना के दिया, मलीर में लिया, चीजें ली, कैंसर हॉस्पिटल के भी उन्होंने डोनेशन दी, उसके बदले जमीन, लंबी कहानियां हैं। लेकिन वो तकरीरें तो नहीं कर रहे थे, खान साहब ले भी रहे थे, तकरीरें भी कर रहे थे कि यार ये तो सबको काना कर देते हैं और बाकी कर देते, आप ना हो। भाई मलिक साहब अगर काना कर देते तो आप ना हो, कि मलिक साहब तो आपके घर आके तो आपको चेक नहीं दे जाते ना। एक साइड तो ये थी कि उन्होंने मिलिट्री और उन सिविलियन के साथ भी अपना एक क्लाउड पावर एंजॉय की। इवन एक दौर वो भी था पीपल्स पार्टी दौर में, जो चेयरमैन नैब लगते थे वो मलिक रियाज साहब उनका नाम देते थे। अच्छा। ये फसी, ये बुखारी साहब वेरी जेंटलमैन, अच्छे उसमें आदमी थे, वो चेयरमैन नैब लगे थे, वो मलिक रियाज साहब की रिकमेंडेशन थी। और उस दौर में मलिक रियाज साहब अहम पोजीशन पर बंदे लगवाते थे। क्लाउड बता रहा हूँ, पावर बता रहा हूँ कि कितनी पावर होती है, अपनी भगवान है। मतलब वो तो फिर एक स्टेज पे फील होते। 2014 का धरना आया, जब धरना आया तो मलिक रियाज साहब जो हैं, इनको जनरल जहीरुल इस्लाम साहब जो उस वक्त थे DGISI, उन्होंने भेजा था नवाज शरीफ साहब के पास, वजीर आजम थे, कि आप ऐसे काम करें, धरना फिर खत्म होगा, इमरान खान साहब का आप इस्तीफा दे दें। अंदाजा करें, एक प्रॉपर्टी टेकून, एक बिजनेसमैन, एक जर्नल के कहने पे ही इज एक्टिंग एज मैसेंजर, और वो जा रहे वजीर आजम के पास इस्तीफा लेने के लिए। क्लाउड की बता रहा हूँ कि एक स्टेज ये थी आपकी, एक स्टेज यहाँ पे थी, हु इज हु मैटी आप हैं। फिर जब मैंने राइज एंड फॉल वाली बात की ना कि बाज़ दफ़ा फिर आपको लगा कि आपने तमाम लोगों को अपने जेब में डालना है। अब वो ये कहते हैं, जो अक्सर सुनते भी हम उनके इंटरव्यू, कहते हैं मैं क्या करूँ, इस मुल्क में कारोबार को, मैं अगर मेरा कसूर क्या है कि इस मुल्क में अच्छी हाउसिंग लाया,
अच्छे सेक्टर लाया, मैंने पहली दफा एक कोई बेहतर एनवायरनमेंट के साथ आपको यूरोपियन मॉडल्स पे घर बना के दिए, इसमें पैसा आया, इसमें इन्वेस्टमेंट आई, लोगों को नौकरियां दी, हाँ, मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट है, कोई इंसान के बच्चों की तरह आप लोगों ने रहना शुरू किया। अब हर कोई मतलब बैरिया टाउन में रहना भी चाहते हो, बैरिया टाउन में बम्बारमेंट भी करना चाहता है, तो उन्होंने वहां पे नौकरियां दी, लोगों के लिए पैसा जनरेट किया उन्होंने। यहाँ पे और कुछ टैक्सेस दिए होंगे, बहुत सारे वो भी दिए होंगे, टैक्सेस दिए होंगे, सब कुछ किया। तो उनको ये लगता है ना मुझे तो कारोबार को नहीं करने देता। मैंने तो अपने शो में कहा था एक दफा, मैं कि मेरे बस में होता मैं तो सारा हाउसिंग सेक्टर इनको मलिक रियाज साहब को दे देता ताकि इस अजाब से बचे। वो कहते जिसके पास जो मैं जाता हूँ फाइल जाती है वो कहते पहिए लगो पैसे दो। मतलब इस मुल्क में हर बंदा मतलब मुंह खोल के बैठा है मलिक साहब पैसे दो, कोई करेक्टर, कोई डिग्निटी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहे नहीं कि किसी में। तो मलिक साहब कहते थे मैं अपना कारोबार कैसे करूँ, सही ठीक है, मतलब मेरी फाइल रुक जाती है, मेरी जमीनों के मसले रुक जाते हैं, मेरी अलॉटमेंट रुक जाती है, ट्रांसफर रुक जाते हैं, कभी वहां से अगर नोटिस आ रहा है, कभी यहाँ से नोटिस आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, आई हैव टू ब्राइब। मतलब पहिए लगाने का मकसद यही था। आपने उनकी जिंदगी वो काफी मुश्किल कर दी थी। मतलब एक साइड तो ये है ना कि लोगों के लिए बड़े काम, ह्यूमैनिटेरियन बड़े काम किए होंगे उन्होंने, लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए, डायलिसिस वो आके फ्री करा के देते हैं, खाने, लंगर, कोई मतलब इलाज वगैरह सारी चीजें कर, गरीबों का ख्याल भी रखते हैं, अमीरों का भी रखते हैं। मतलब कोई बच नहीं किया जिसकी मलिक साहब ने ख्याल, अमीरों का भी रखते हैं, बहुत अमीरों का ज्यादा रखते हैं। तो इतना जब इन्होंने अमीरों को भी नवाजा है तो व्हाट वेंट रॉन्ग? अब यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं चाह रहा था कि सवाल आप करें, अगर आपने ब्रेक नहीं लेनी तो। नहीं अभी नहीं लेनी। हाँ। अब सवाल यह है कि जिनके साथ मलिक साहब की दोस्तियां थी, अब इनकी दोस्तियां किनके साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, एक और भी हुआ नवाज शरीफ साहब वाला। हाँ। मतलब मलिक साहब के साथ कोई एक काम नहीं हो, कोई वारदातें हुई। इनकी इत्तेफाक फाउंड्री थी जिसके अगेंस्ट 5,000 बिलियन रुपीस का कर्ज था, जो नवाज शरीफ साहब ने 97 की अपनी तकरीर में कहा था, बैंकों को लोन था, कर्जा था इस पे कि बैंक आप ना इसको वो कर दें, माफ नहीं कर दें, इसको टेक ओवर करके इसकी मशीनरी बेच के अपने कर्जे पूरे कर लो। वो लंबी कहानी है फिर किसी दिन कि फिर उसमें क्या कुछ स्टे ले लिया गया, 10-12 साल स्टे चलता रहा, वापस आए, वजीर आजम बने, वजीर आला बने, उन्होंने अपना बंदा एक वो नेशनल बैंक में लगवू के वो क्लियरेंस करवा दी। दैट्स अनदर स्टोरी। उसकी जो जमीन थी इत्तेफाक फाउंड्री की, वो जमीन को जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, इन्होंने उसको कमर्शियल से इन्होंने रेजिडेंशियल करवा लिया। वो इंडस्ट्रियल लैंड थी जो नहीं हो सकती थी, इंडस्ट्रियल लैंड पे इंडस्ट्री लगती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने करा ली। वो करने के बाद वो जो जमीन थी वो मलिक रियाज साहब और कुछ और लोगों को आ गया कि तुम आप इसको खरीद के हमारी प्राइस पे तुम इस पर हाउसिंग सोसाइटी बना लो। सो इत्तेफाक फाउंड्री पे लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज के प्रोजेक्ट जो थे वो मलिक रियाज साहब उसमें शामिल थे। सो हर अच्छे काम में मतलब मलिक रियाज साहब उसमें मौजूद थे। हुआ यह है कि मलिक रियाज साहब जो हैं एक स्टेज आती होती है कि जब यहाँ से इनको मसला शुरू हुआ, जब एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब से लड़ाई शुरू हुई। अब तक तो मलिक साहब उनके साथ खड़े थे, नवाज शरीफ साहब की उन्होंने फ्लैट लिए लंदन वाले खरीदे, वही मतलब जो इमरान खान साहब के 9 अरब के 18 के खरीदे, उनकी उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री की जमीन भी खरीद ली। फिर उसके बाद उन्होंने जरदारी साहब को भी खुश रखा, उनके भी सारे खर्चे बला चीजें जहाज साथ, खान साहब को भी उन्होंने ये फंडिंग भी की और उन्होंने और भी काम करके दिखाए। अब लड़ाई हो गई ये एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की। No, you have to draw the line. जॉर्ज बुश 9/11 जो उन्होंने कहा था ना कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। ये न्यूट्रल ग्राउंड लेना चाह रहे थे, वो कहते नहीं भाईजान अब नहीं होगा, अब ये नहीं हो सकता। मतलब इस तरह मतलब इंज ना करो तुसी, कहते ना इंज ना करो, ऐ ना करो तुसी, इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आप हमें बिल्कुल वो ना बनाए। भाई साहब आप हमारे दोस्त थे, आपको हमारी वजह से फायदे हुए, जर्नलों के साथ उठते बैठते थे, आपको बड़ी सपोर्ट दी, हमेशा बचाया, बला चीजें आपको बिजनेस में हमने हेल्प की, जमीनें लेने में दी, जो भी कहा आपने। आज मौका है कि जनाब खान साहब ने हमारे खिलाफ वो तकरीरें करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत बातें हमारे खिलाफ करते हैं। अब टाइम है कि दोस्त हैं या बिजनेस पार्टनर हैं जो भी हैं, अब आए और हमारे साथ खड़े होकर खान साहब को डिमोलिश करने में हमारी सपोर्ट करें। डिमोलिश कैसे करना है कि आप जनाब आए उनके खिलाफ या अलकादर ट्रस्ट पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारी डिटेल बताएं, चीज़ें बताएं कौम को कि ये जो नेक इंसान थे ना आपके, जो कहते हैं अलकादर ट्रस्ट में हमने सीरत नबी पढ़ानी थी, तो ये क्या क्या ये काम कर रहे थे, मुझसे क्या क्या करवा रहे थे। इस काम के लिए मलिक साहब जो थोड़े से वो भी हुए, अपसेट हुए भी क्या करूं मैं कि साइड लेन एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। तो उन्होंने एक आध कोई दोस्त से मशवरा भी किया, अच्छा तो मैं नाम नहीं लेता उन दोस्त का, उन दोस्त ने उन्होंने यही कहा उनको मलिक साहब अब इस उम्र में आप जाएंगे, वादा माफ गवाह बनेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे, तो आप क्यों ये काम करना चाहते हैं। सो मलिक साहब के भी जहन में आ गई कि जनाब उम्र के हिस्से में आई बिकम एन अप्रूवर, सो ही रिफ्यूज्ड, वहाँ का मैं नहीं करता। उनका ट्वीट भी आ गया था जब वो रेड पड़ी थी उनके दफ्तरों जनाब उन्होंने मैं नहीं करता व्हाट कम में। अच्छा उसके नतीजे में फिर ये कुछ लोगों को भेजा भी किया था यहाँ से, चेयरमैन नायब साहब ने और बाकी ने इन्होंने भेजा था। अब चेयरमैन नायब साहब के लिए प्रॉब्लम बन गया, जनाब एक बंदा आपसे मैनेज नहीं हो रहा, एक प्रॉपर्टी डीलर कह लें, प्रॉपर्टी टेकून को कह लें या वट एवर कह लें, मैनेज करें। सो वो मैनेज नहीं हुए,
तो ये लड़ाई वहां से शुरू हुई। यही सारी चीजें आप जरा एक मिनट के लिए सोचें, जो नैब से सवाल बनता है, अगर ये अप्रूवर बन जाते, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ सारी गवाहियां दे देते, तो ये प्रेस रिलीज जारी होनी थी। मतलब आप उस वक्त बुरे हैं मलिक ये रियाज साहब, जब तक वो किसी सियासतदान के खिलाफ अप्रूवर नहीं बन रहे, उसके खिलाफ गवाही नहीं दे रहे, उसके खिलाफ मतलब आपका हिस्सा नहीं बन रहे, तो उस वक्त तो वो नेक है, ईमानदार है, उस पर कोई केस नहीं बनेगा। द मोमेंट ही सेज आई एम सॉरी भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, वो भी वजीर आजम है, आप भी वजीर आजम है, सारे वजीर आजम है, मैंने आप लोगों से डील करके आप लोगों को खिला पिला के माल पानी मैंने अपना काम चलाना है, तो व्हाई शुड आई मेक इमरान खान या समवन एल्स। तो वो कहते मैंने कभी जरदारी के खिलाफ गवाही नहीं दी, कभी मैंने नवाज शरीफ साहब खिलाफ नहीं दी, शहबाज शरीफ के नहीं दी, किसी फौजी जनरल खिलाफ नहीं दी, तो अब मैं इमरान खान के खिलाफ क्यों दूं? तो मैं दूंगा तो मेरे प्रॉब्लम होंगे। सो वो ये पोजीशन ले गए। इन्होंने कहा नहीं भाईजान, आपको शोधा वाली जो हमारी मतलब डीएचए में बहुत बड़ा एक उसमें स्कैंडल आया था, जिसमें जनरल कियानी के भाई वगैरह भी थे, उसमें बहुत बड़े मतलब वो चीजें हुई थी, तो उस पर भी हमने आपको मतलब वो किया, बेल आउट किया, आपको अपना हमने मतलब पाकिस्तान का किंग मेकर भी बनाया। आज हमें जरूरत पड़ गई है बिकॉज ऑफ द रीजंस, तो आप जंप ला के आप उधर खान साहब के उसमें चले गए। और उस वक्त कहा भी जा रहा था कि शायद जरदारी साहब भी दुबई में उन पे प्रेशर डालने के लिए मौजूद थे। लेकिन लास्ट चीज, अब सवाल ये कि क्या मलिक रियाज साहब के इन एक्ट्स की वजह से, वट एवर एक्ट्स ऑफ मिशन कमीशन, मतलब उनको तो बिट्रेल लगती होगी ना, मतलब एस्टैब्लिशमेंट तो बिट्रेल लेती होगी ना, मर्ज़ धोखा हुआ है भाई, अब तू तो हमारा बंदा था, तू कब से इमरान खान साहब का हामी हो गया, तुझे क्या खान साहब की मोहब्बत इतनी तेरे अंदर चढ़ गई, फेयर एनफ। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बैरियर टाउन को महज इस वजह से डिमोलिश होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग हैं, नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, पाकिस्तान की प्रेस्टीज का मसला है, कल को आपकी वो भी होगी, मतलब आपका इन्वेस्टर है, क्या मैसेज जाएगा, तमाम चीजें। मलिक रियाज साहब से अपनी लड़ाई जारी रखें, बट मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक बैरियर टाउन को या इतना बड़ा जो आपके साथ थे, मतलब एक आर्मी चीफ थे, एस्टेब्लिशमेंट थी, तो उनके साथ थे जनरल साहब, उनको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास उन्होंने इस्तीफे के लिए भेज दिया, और जुर्रत और हिम्मत भी देखें, उनका जिक्रा देखें वैसे उनको मलिक रियाज साहब का, कि वो जाके वजीर आजम से इस्तीफा मांगने भी पहुंच गए। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई क्लासा साहब, राइज एंड फॉल ऑफ मलिक रियाज, और आपकी किताब का हमें इंतजार है ना। एक मलिक साहब ने अगर इंटरव्यू दे दिया ताकि बहुत सारी चीजें उनसे पूछ के हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं, उनका जरा वर्जन शर्जन लेके और बहुत सारी चीजें देख के, तो लेकिन वही वाली बात है कि अगर मलिक साहब तैयार हो जाए, जो कि तैयार नहीं होंगे साहब, जरा 10-15 साल से तो मुझे गोली दी हुई है। अच्छा, मेरी आज तक अगली बात, मेरी आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, मेरी फोन पे बात हुई है, तो 5-6 दफा फोन पे जरूर बात, को स्टोरीज का स्कैंडल, और मेरी और मलिक साहब की बहुत बड़ी लीगल बैटल भी चढ़ी थी। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने मुझे 5 बिलियन रुपीस का लीगल नोटिस भी भेजा था, एक मैंने स्कैंडल किया था जी, फिर तो और हमने उनको 10 अरब का भेजा था। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। फिर तो भाई किताब बनती है ना। हाँ बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक और अहम स्टोरी डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तलाफात हैं वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 3 जजेस ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को खत भी लिख डाला है, उसमें कुछ शिकायतें भी की हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी कंबर जैदी। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम। कंबर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी किया, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, जो कंटेम्प्ट केस लगना था उसको भी डीलिस्ट कर दिया गया। आखिर क्या मामला चल रहा है, क्या तफसीलात है आपके पास, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ बताइएगा। देखें, ये केस जो है कस्टम के हवाले से था। इसमें जो कॉज लिस्ट है, इसमें आम बेंचेस में ये केस लगा दिया गया था, जबकि ये आइन की तशरीह का मामला था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस केस को सुनते हैं, आर्टिकल 191 आर्टिकल 184(3) में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह पे जो है वकील साहब एतराज करते हैं कि आप इस केस को नहीं सुन सकते हैं। जब ये एतराज हुआ तो जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये मामला अगर आईनी बेंच में जाना है तो हमें ये बता दे कि हमारे आम बेंचेस के इख्तियारात क्या हैं, हम किस केस की समाअत कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते, और क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रोका जा सकता है कि वो जो है आईनी मामलात की समाअत ना करे, उसका कितना इख्तियार है, इस तमाम मामले पर तमाम वकला दलाइल दें। होता यह है कि इसके बाद फिर जो है वो बेंच ही तब्दील कर दिया जाता है अगली समाअत के लिए, जब ये मुकर्रर किया जाना था, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तमाम वकला इस पर दलाइल देंगे कि अगर आईनी बेंच नहीं है तो उसके क्या इख्तियारात हैं, यानी आम बेंचेस के क्या इख्तियारात हैं, वकील इस पर क्या कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ नो वेयर जस्टिस इरफान सादत खान जो केस को सुन रहे थे, उनकी जगह जस्टिस अकील अब्बासी को लाया जाता है। अब जस्टिस अकील अब्बासी इस केस को ऑलरेडी पहले सिंध में
समाअत कर चुके हैं, चूंकि वो सिंध से आए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बेंच होता है उसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी हो जाते हैं। अब जस्टिस अकील अब्बासी वो जज हैं जो खुद कहते हैं कि मैं इस केस को सुनता आ रहा हूं, तो आपने मुझे आउट ऑफ नोवेयर कैसे लगा दिया। फिर जस्टिस अकील अब्बासी आज की समाअत में ये भी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि आजकल तो सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं लगता, कोई ठीक है सवाल अगर हम करें तो हो सकता है रजिस्ट्रार साहब हमें जो है चेंज कर दे, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब की जानिब से बताया सुप्रीम कोर्ट को ये जाता है कि चेंज इस वजह से हुआ है कि रजिस्ट्रार साहब की जानिब से ऑर्डर आया था, और रजिस्ट्रार साहब ने जब ऑर्डर किया तो इस बेंच को, ये जो केस था खसूसन, इसको जो है वो लगा दिया गया आईनी बेंच में, क्योंकि ये आइन की तशरीह का मामला था। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि हम इस पर जुडिशियल ऑर्डर कर चुके हैं, हमने इस केस को सुनना था, इस केस में आगे जाना था, लेकिन आपने ये कैसे कर दिया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एक रिसर्चर जो है वो किसी और कहता है कि आके उसने किसी और मतलब यानी आईनी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो उस मामले पर जो नोटिस है तौहीन अदालत का वो एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी हो जाता है, नजर अब्बास साहब को, और आज उनकी जो है ओहदे से फारिग करने का उनको प्रेस रिलीज भी बाकायदा जारी कर दी गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह है, जस्टिस मंसूर ये कह रहे हैं कि हम एक केस की समाअत कर रहे थे, उस केस की समाअत में हमने वकला से मुआवनत चाहिए, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे इख्तियारात क्या हैं, इस केस को हम हतमी। एक कमर आपकी बात से ये लग रहा है हुकूमत पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों यही किया था, गंदम स्कैंडल आया था, बिलियंस ऑफ रुपीस का पिछले साल आया था निगरान दौर में, आपको याद होगा। अल्टीमेटली उन्होंने 2-3 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर वगैरह जो है ना, या ये मिनिस्ट्री के एक जो सेक्शन ऑफिसर जो है ना, उनको मुअत्तल कर दिया। अभी हमने देखा एक और क्राइसिस आया था, तो उससे एक जो एक मुहावरा है कि गिरा खोते से और ये गुस्सा कुम्हार पे, तो ये हमारे यहाँ हुकूमतों में ये चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली कसूर जो है वो उनका निकला है, एडिशनल मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार का निकला है, ये वाकई उनको मतलब उनकी गलती है जो ये बड़ा आपका अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। वो जो है बेसिकली उन्होंने अगर किसी हदायत पर अमल किया है तो वो उस कमेटी की हदायत हैं जिसने ये तय किया कि ये जो केस है वो आईनी अदालत में जाना चाहिए। तो बेसिकली आज जस्टिस मंसूर ने जब इस केस की समाअत की, उन्होंने कहा कि हम इसके मेरिट्स देखेंगे कि कमेटी ने डिसीजन लिया है तो वो क्या सही डिसीजन लिया है। तो एक और जो बहुत बड़ा इसमें सवाल है क्लासा साहब, वो ये है कि क्या अदालती ऑर्डर्स को यानी जुडिशियल ऑर्डर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कलअदम करार दिया जा सकता है, उनको सेट असाइड किया जा सकता है। यानी एक जस्टिस मंसूर की जानिब से दिया गया ऑर्डर वो जुडिशियल ऑर्डर आप कमर आप ये कह रहे हैं कि वो जो लड़ाई हम समझ रहे थे कि शायद माजी में ग्रुपिंग थी, लॉबिंग थी, और हम देख रहे थे कि शायद मतलब काजी फैज ईसा साहब के दौर में ज़्यादा हो गई थी और समझा जा रहा था काजी साहब चले जाएंगे तो शायद मामला सेटल हो जाएंगे। तो मामला तो सेटल नहीं हुआ सर, ये तो मज़ीद ये सुप्रीम कोर्ट जो लग रही है, अगर मामला यहाँ तक आ गए हैं जो आज हमने देखे हैं सुने हैं, और एक दूसरे को मैसेजिंग जो हो रही है वो डिप्टी रजिस्ट्रार के ज़रिए हो रही है, तो ये तो फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। तो सुप्रीम कोर्ट तो उतनी ही डिवाइडेड है जैसे पहले थी ये काजी फैज ईसा साहब के दौर में। क्लासा साहब वेरी इंटरेस्टिंगली पिछले हफ्ते में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से मुलाकात की थी जी। उस मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये था कि पिछले अदवार में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बड़े हार्ड केसेस थे, सबने पोजीशन ली हुई थी, लेकिन मैं इन सब चीजों को, अब वो दौर गुजर गया और मैं इन सब जजेस को, मेरे लिए सब इंडिपेंडेंट हैं, साथ लेके चलना चाहता हूं, कोई आपस में खलिज की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टिव विजडम से फासले करते हैं, मैं अपनी राय किसी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता। लेकिन अभी जो चीजें हो रही हैं कि इसके बिल्कुल बरअक्स हमें नजर आ रही हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि एक केस की समाअत ऑलरेडी एक बेंच के पास हो रही थी, उससे उसका पहले एक रुकन ले लिया गया, एक को तब्दील कर दिया गया, फिर वो एक रुकन ले लिया गया, फिर केस दूसरे आईनी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये
आप ये समझें कि ये जो आम तौर पे आम रूटीन में जो केसेस लगे हुए होते हैं उनमें ये खलल डालने के इससे तो फिर हुकूमत तो बड़ी खुश होगी, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत जो भी इस तरह के इदारे जो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए वॉच डॉग या उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है और अगेन अहम फैसले कर सकती है, तो वो तो खुश होंगे। ये आपस में लड़े हुए हैं और अभी तक आपस में इनको हमने फंसा दिया है और वही लॉबिंग वही ग्रुपिंग, और माजी में इसी ही ग्रुपिंग की वजह से उनको मौका मिल गया था ये हुकूमतों को, उन्होंने इनको टुथलेस कर दिया, पावर साड़ी उड़ा के रख दी। तो ये जुडिशरी को एहसास नहीं है कि उनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से आज ये हालत हो गई है कि अब ये अपनी मर्जी का बेंच भी नहीं बना सकते। सर मर्जी से मुराद है कि बहुत सारी चीज़ें जो है पॉलिटिशियन अब ये पार्लियामेंटेरियन बैठ के वो सारी चीज़ें पीछे से मैनेज कर रहे हैं। अभी तक एहसास नहीं है कि हमारी इंटरनल फाइट की वजह से, लॉबिंग की वजह से एक दूसरे के खिलाफ अदलिया को और खुद जजेस को कितना नुकसान हुआ है। सर अगर ये एहसास होता तो ये 26वीं आईनी तरमीम शायद हो ही ना पाती। अगर हुई थी तो फुल कोर्ट बन जाता और फुल कोर्ट इस केस की समाअत करता। 3 महीने बाद जाके आज जब ये केस लग रहा था तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बिल आखिर जो है ये आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। तो इस तमाम मामले को देखें तो हुकूमत वाकई बड़ी खुश है, क्योंकि वो जो अचीव करना चाहती थी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अचीव कर लिया और वो हमें बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज की बात की जाए तो वो बड़े वाजे हैं हमारे सामने कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, और जिसको डज लगी है वो भी हमारे सामने एक तस्वीर आती है कि कौन कौन से लोग हैं। लास्टली कंबर हमें तो लगता था कि ये दोस्त हैं, याया फरीदी साहब हूँ, फिर उसके मंसूर साहब हूँ या और एक आप जो हैं एक ही चैम्बर से आए थे और बड़े अच्छे तरीके से, हालांकि उनका मंसूर शाह साहब का बनता था, राइट बनता था, वो चीफ जस्टिस बनते नहीं बन सके बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस जो भी हैं। तो इनिशियली तो हमें लगा कि वो कॉमरेड हैं, अच्छी एक दोस्ती तल्लुक है। तो आपको लगता है कि वो दोस्ती में दरार, जिस तरह के कॉमेंट्स आए हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की मतलब ओपनली चीज़ें कही गई हैं, तो कोई दरार कहीं पर आई है आपका ख्याल है अल्टीमेटली? सर क्लासेस साहब ये पावर पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज होती है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे बेशतर इदारों में होती है। आपको बेहतर मालूम है, खसूसन देखा जाए तो अदलिया में भी यही है, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर हो, उनके खिलाफ भी जजेस थे, आपको पता है जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ थे। तो आपस में थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली हम कॉल जो है वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी वक्त की कमी की वजह से। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं जिसमें एक शिद्दत देखी जा रही है उस पर हम बात कर रहे थे तफसीली। क्लासर साहब अब जो है वो 26वीं तरमीम की पिटिशंस भी कहा जा रहा है कि 27 तारीख से शायद आईनी बेंच जो है वो सुनना शुरू कर देगा। आपको लगता है कि उसके बाद कुछ मामलात हल हो जाएंगे, कुछ सेटल हो जाएंगे या नहीं? मेरा नहीं ख्याल है। जो बात मैं उनसे कंबर से कह रहा था, बड़ी मेहनत की है हमारी इस जुडिशरी ने माजी में भी कि वो कि हालात को यहाँ तक लेकर आए हैं, मौके दिए हैं आपने, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी दिए हैं और आपने ये हुकूमतों को भी दिए हैं कि आपकी पावर्स को क्लिप करें और कट टू साइज का। आपकी आपस की लड़ाइयाँ, आपस के मसले, आपस की लॉबिंग, आपस के बेंचेस, और फिर इस तरह के फैसले किए गए कुछ जो उनको हुकूमतों को लगे कि ये कानून के मुताबिक नहीं है, इनके मुताबिक नहीं है। हुकूमत बड़ी खुश होती है, याद रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट भी, उनको ये लगे कि जो हमारे ऊपर जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है ना, तो वो ये खुद जो है ना ये मतलब गैर कानूनी हरकतें भी कर रहे हैं, गैर कानूनी फैसले कर रहे हैं। बड़े खुश होंगे हुकूमतें। आज मीडिया की कोई चीज़ हथे चढ़ जाए, उनके हथे ये चढ़ जाए, कोई अदलिया की चढ़ जाए, कोई और पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके चढ़ जाए, वो फौरी तौर पर कहेंगे ठीक है। सो जो बुनियादें रखी गई थी, कुछ ऐसे फैसले किए गए थे, अदालतों ने जो अपनी ख्वाहिश को खबर बनाया, तो हुकूमतों को मौका मिले और आपस की लड़ाइयाँ, आपस में एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग हो रही है, लेटर लिखे जा रहे हैं, सहाफ़ियों को बुलाया जा रहा है, चेंबर में बुला रहे हैं और उनके जरिए वीलॉग्स किए जा रहे हैं, खबरें कराई जा रही हैं, ट्वीट करे जा, मतलब ये बिकेम ए पॉलिटिकल पार्टी वाला हिसाब हो गया था। ये माजी में वो ठीक है, मतलब इश्यूज होते होंगे, हर जगह होते हैं, इंसान है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट यू डोंट बिकम ए पॉलिटिकल पार्टी कि आपने वहां पे अपने टिकर भी चलवाने हैं, अपने यूट्यूब पर भी बुलाने हैं। आपने अच्छी बात की, क्योंकि वो आने से पहले कहते हैं हम नहीं देखते, नहीं कुछ भी नहीं देखते, लेकिन सारे देखते और चैम्बर में सहाफियों को बुला के मिलते भी थे, यूट्यूब पर अपने अपने। अच्छा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज पकड़ ली, मतलब सबको पता चल गया था जो बाजी में चीजें हो रही थी कि फलां का ये
अगर यूट्यूबर है, ये फलां का जज है, ये उसकी पार्टी का है, पहले से आपको पता चल जाता था ये हुकूमत के हक में फैसला आ रहा है, ये अपोजिशन के हक में आ रहा है, ये फलाना जज उसको सपोर्ट करता है, ये उसको सपोर्ट, फिर फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, फिर यहाँ तक बात नहीं रही, फिर घर वाले इन्वॉल्व हो गए, फिर उनकी गुफ्तगू आना शुरू हो गई, वो टेपें आई सामने कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपने इसको पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ट्रीट किया, हुकूमत बड़ी खुश होती है और वही काम किया। मतलब सारे का सारा इतना आपके सुप्रीम कोर्ट का था, दबदबा था, एक दहशत थी, जैसी भी थी, आपको नजर आती है अब इस वक्त? नहीं, और ये उम्मीद थी कि जस्टिस याया अफरीदी के आने के बाद शायद जो है वो डिवीजन कम हो जाए और कुछ ये थी, तवक्को थी ना, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो चीजें नहीं हो रही। तो लिहाजा ये जो रोब दबदबा काटा है आपने, इसके जिम्मेदार अगर कोई सबसे बड़ी हो सकती, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, हुकूमत भी है, उनका काम भी है कि फेयर जुडिशरी देना, लेकिन इनको भी कहना चाहिए वही जो बात है मुनीर नियाजी वाली, कोई शहर के लोग, कोई जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक सी, कोई सानू भी मरण का शौक सी कि हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, अगलों ने एक हथौड़ा मार के, ठीक है। इख्तलाफात की जो वजह है वो सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट्स जो हैं वो खुद ही हैं। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।